हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आ गया हूं वापस बीएसटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एज वेल एज मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस लेके। फर्क ये है कि पिछला जो सीजन हमारा रहा जिसमें हम लोगों ने क्लास 12 के लिए बहुत सारे कंटेंट बनाए, हमने क्लास 12 के लिए बड़ी बारीकियों से निकाल निकाल कर क्वेश्चंस बनाए। बच्चों के फोन्स आए, मैसेजेस आए कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस टकराए एग्जाम में। तो वही खुशी, उसी उमंग, उसी जज्बे के साथ वापस आए हैं। और इस बार आए हैं पहले हमारे क्लास 11 के बच्चों के लिए, क्योंकि मालूम होगा आपको जो हमारे क्लास 12 के भाई बहन हैं, बड़े बच्चे हैं, उनका तो एग्जाम 28 मार्च को है भैया। तो पहले हम क्लास 11 वालों की कुछ मदद कर देते हैं उनकी एग्जाम में, और फिर आएगा ना आपका नंबर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। अभी चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरू कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज होंगे और कुछ आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो भी है इसके अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम में टकराने की पूरी पूरी संभावनाएं मौजूद है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो आइए हमारा सबसे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा वार्म अप हो जाए, तो एमसीक्यूज रहेगा तो हमारा वार्म अप होने में आसानी रहेगा। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो रिवीजन करते चलें, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी या व्हाट इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों में क्या फर्क है आपको मालूम है ना। 3 फर्क है, इसके बाद आपको वो भी बताया जाता है। पहले, अ डॉक्टर रनिंग अ प्राइवेट क्लिनिक, अ लॉयर प्रैक्टिसिंग इन अ कोर्ट, अ पर्सन कुकिंग फूड फॉर अ फैमिली, and D, a shopkeeper selling groceries. A very clearly option number C will be the correct answer. Oh, let me change the color of the pen. Yes, लाल रहने दे, ग्रीन कर देते हैं, that will be good. That is a sign of correctness. अगर तो let's do it this way. Wait a minute. ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ जैसा हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है भैया। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसिडर ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच इज डन फॉर अ मोटिव, विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लाइवलीहुड अर्न या पैसे अर्न करने जैसी कोई बात नहीं होती। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, whereas non-economic activity is done with a motive of satisfaction, love, charity, care, etc. एग्जाम्पल में आप ले लो, a doctor running his clinic, a businessman selling groceries, etc. ये सारा आ जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में। whereas cooking food for a family, a nurse looking patients of her own family या taking care of her own children, वो आएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। क्यों? तो उसमें पैसों का लेन देन नहीं है। Okay, now MCQ number 2, an activity is treated as a business if it is undertaken occasionally for social welfare, to earn profit या for personal satisfaction। क्या बोल रहा है? as a business activity। तो कब होगा business activity? जब इन चारों ऑप्शंस में से to earn profit होगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइम नहीं लेंगे, टाइम बचाते हैं बाद के लिए। वीडियो अच्छा खासा होने वाला है, लेकिन जो मेन पोर्शन है वो तो बाद में है, बने रहना है वीडियो में लास्ट तक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस देख रहे हैं कैसे? बुक का बना हुआ टैबुलर डायग्राम का क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पर। देखो भैया क्या क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। प्रॉफिट मोटिव, डिग्री ऑफ रिस्क, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, रेगुलरिटी ऑफ इनकम। तो पहले आपको सही जवाब दे दूं, फिर एक डिस्कशन हो जाएगा। यस, टाइम लो, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ठीक है, घड़ी की सुइयां रुक गई हैं, आंसर आ जाना चाहिए था। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बट इन चारों का डिफरेंस है बिजनेस से। अगर प्रोफेशन बिजनेस की बात करें तो इन चारों पैरामीटर्स पे ही डिस्कस करते हैं ना। नंबर 1, विच ऑफ देम इज डन विद अ हायर अमाउंट ऑफ लुकिंग फॉर प्रॉफिट ओनली। प्रॉफिट ओनली मोटिव कब हो जाएगा? जब बिजनेस है। सर्विस मोटिव कब रहेगा हमारा ऑप्शन? ठीक है, सर्विस मोटिव विद देयर इज अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड एंड अ प्रॉफिट एज वेल, जब क्लिनिक वगैरह रन करोगे। लेकिन आपका सर्विस मोटिव कब होगा? जब आप प्रोफेशन की बात करो। डिग्री ऑफ रिस्क, हायर रिस्क किसमें? ऑब्वियसली बिजनेस में। आपका कैपिटल फंसा हुआ है, डे टू डे एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, रिस्क है। प्रोफेशन में रिस्क कंपैरेटिवली
लो रहता है। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस में क्वालिफिकेशन चाहिए? नो, स्ट्रिक्टली नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्वालिफिकेशन, वेयर एज प्रोफेशन में यस क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड भाई। फिर आता है हमारा रेगुलरिटी ऑफ इनकम। तो क्या बिजनेस में रेगुलरिटी ऑफ इनकम है, पेरियोडिक है? नो, देयर आर नो पेरियोडिक और रेगुलर इनकम और रेवेन्यू, वेयर एज प्रोफेशन में यस देयर कैन बी पेरियोडिकल इनकम सोर्सेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिजनेस? सही कौन सा भैया? चेक कर लेना है यहां पे, इज ट्रू या इज नॉट ट्रू है। कई लोग गलती करते हैं यहां पर। नाउ इट कैन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, बिजनेस रिस्क के बारे में कह रहा है। इट कैन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, किया जा सकता है क्या? नहीं। इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, आई थिंक सो, आगे देख लेते हैं। बट इट ऑकर्स ओनली इन बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, गलत। इट डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिट्स, बिल्कुल गलत। तो हमारा आंसर आ गया है बी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे एकदम कंठस्थ करके रखना है ये आपको यहां पर समझ। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप आंसर याद करके चलो, क्योंकि अगर आप आंसर याद करके चलोगे तो बीएसटी में रट्टू तोता बहुत लंबे रेस का घोड़ा नहीं हो सकता। अगर कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं उस केस में आप कैसा भी क्वेश्चन रहेगा घुमा फिरा के आप उसका आंसर सही सही लिख ही दोगे। ठीक है, अगला, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज क्लासिफाइड एज बिजनेस, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल। क्या होगा आंसर? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल सही, बिना टाइम वेस्ट किए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर अभी भी किसी को लग रहा है क्यों हुआ है सर, तो ये वर्ड यहां तो पहले से बोल्ड कर रखा है ना हमने, सेल्फ कंजम्पशन। फिर आता है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस? देखो आ गया नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट मोटिव, रेगुलर डीलिंग्स, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फिक्स्ड इनकम। क्लियरली फिक्स्ड इनकम इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अभी तुरंत डिस्कस किया था, मैं पहले बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस फ्रेश रहेंगे या सारा कॉन्सेप्ट फ्रेश रहेगा। कॉन्सेप्ट्स तो वही यार कह सकते हैं ना, चुल्लू भर कॉन्सेप्ट्स है, उसी में से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो वो सारे किस किस तरीके से पूछे जाएंगे वो यहां पर सारा है। Okay, moving ahead. A person working as a salaried manager in a company engaged in working as a salaried manager. Working as a salaried manager, हमने सीधे सीधे कहा था उसको सैलरी मिलेंगे या वेजेस मिलेंगे, तो कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? बिना ऑप्शन देखे होगा एम्प्लॉयमेंट। बट अब ऑप्शन है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन। इट विल क्लियरली गो इन द सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following activities involve highest degree of risk? Business, clearly business has the highest amount of risk. आपको याद होगा ना वो बिजनेस प्रोफेशन आपका एम्प्लॉयमेंट का वो बड़ा सा टेबल जिसमें 6 पॉइंट्स दिए थे तीनों के बारे में, पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, वो ध्यान रखना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के अंदर से। ओके, तो इसको ठीक है, बिजनेस टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू 9 और 10। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इंश्योर्स इट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या टेक्नोलॉजी? कौन सा आपको लगता है एज बीइंग अ बिजनेसमैन कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए? क्या सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से आप आगे बढ़ जाओगे? हमने तो पढ़ रखा है कि ऐसा आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी आवर सोल मोटिव। दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने बिजनेस शुरू किया था? ऑब्वियसली नॉट। और सिर्फ चैरिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका कुछ नहीं होने वाला। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यस, दिस मेक सेंस समहाउ कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे, कस्टमर्स को उनके वांट्स, उनकी नीड्स के अनुसार अगर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो दे विल बी द वाउचर्स ऑफ योर बिजनेस, दे विल बी वाउचिंग फॉर योर बिजनेस। वो खुद आपके बिजनेस के कह सकते हैं मार्केटर्स बन जाएंगे। ठीक है, एक ये बात समझ में आती है। अब आती है टेक्नोलॉजी। तो क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी विल हेल्प यू गेन द मार्केट इन द लॉन्ग रन? नो, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। तो आई विल गो विद द आंसर एमसीक्यू नंबर 9 का पॉइंट सी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, फंसते हैं। बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर ट्रांजैक्शंस, प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी, बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क। I can clearly see that 3 of the statements are correct here.
बिजनेस रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है तभी बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा ना। ट्रांजैक्शन मतलब पैसा का लेन देन। आप बोलेंगे कि तो सर अभी पेरियोडिक इनकम बोले और अभी बोले रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है। पेरियोडिक इनकम अलग चीज हो गया, वो हो गया पैसा हमें समय समय पर मिलते रहता है, एक फिक्स्ड इनकम होता है बिजनेस में, नहीं होता है। रेगुलर ट्रांजैक्शन मतलब सामान आप रेगुलर बेसिस पे बेच रहे हो, रेगुलर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा या तीसरा पॉइंट होगा आपके बुक में, देखिएगा। दूसरा आया सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट सोल ऑब्जेक्टिव है नहीं है, ये याद रखना है, इसको मैं रेड से कर देता हूं। प्रॉफिट इज नॉट द सोल मोटिव, ये याद रखिएगा। सोल नहीं होगा। हमेशा ये माना जा सकता है कि सोल के जगह पे आप सोल को काट के प्राइमरी लिख सकते हो कि हाँ कोई भी बिजनेस का पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है, लेकिन सोल मोटिव नहीं हो सकता। बिजनेस चलाने के लिए और भी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर है, अब मैं आपको क्लियरली, क्योंकि अब डिस्कशन के बीच में अब आंसर निकल गया, तो चलो द आंसर विल बी प्रॉफिट इज द सोल मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है। ओके, नाउ बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी, बिल्कुल सही। बिजनेस इन्वॉल्व्स रिस्क, बिल्कुल सही। ओके, तो यहां तक हम लोग आगे आ गए हैं। 10 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू के। अब इसके बाद उस सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों कहा हमने कि ये फेवरेट टॉपिक है? क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी मांगते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा मार्क्स लूज भी करते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है इसका वो आपके साथ शेयर करते हैं। सब लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं केस स्टडीज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले केस स्टडी के साथ। और जैसा मेरा हमेशा से स्टाइल रहा है कि आप पहले लास्ट लाइन पढ़ो, जो यहां पे बोल्ड किया हुआ है वो पहले पढ़ो। वंस यू गेट द क्वेश्चन कि अल्टीमेटली हमसे पूछा क्या जाने वाला है, उसके बाद केस स्टडी पढ़ो तो बात आसान हो जाती है। जैसे कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्ड टू अबव एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 6 फीचर्स ऑफ दैट एक्टिविटी। इसका मतलब है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पूछा गया। अभी हम केस स्टडी पढ़े भी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पूछा गया। कितने तरह के होते हैं भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी? 3 तरह के, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो अब भैया आंसर तो इसी तीनों के बीच से आना है, तो आपको बस आइडेंटिफाई करना और समय बचाना है। देखिए कैसे होगा। अरब एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, लो ना यार, शुरू होते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने वाला भी सुभान अल्लाह है, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया। ये तो बिजनेस है, बट फिर भी चलो एक लाइन पढ़ लेते हैं, आपकी तसल्ली मेरी तसल्ली के लिए। इज अ कंपनी बेस्ड इन इंदौर दैट प्रोसेसेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बस हम और अब नहीं पढ़ना चाहते, और अब नहीं पढ़ना चाहते, केस स्टडी हो गया। यहां पर बिजनेस और बिजनेस का फीचर पूछ रहा है, ठीक है। आई विल मार्क द आंसर, आई विल गिव यू द आंसर एंड वील मूव अहेड, ताकि हम लोग ज्यादा कवर कर सके। द आंसर विल बी बिजनेस। फिर बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 6 फीचर्स। चलो 6 फीचर्स तो नहीं पूछेगा, क्योंकि मतलब इस केस में ऐसे नहीं पूछेगा, ज्यादातर 4 2 3 3 ऐसे में पूछता है। मतलब 2 + 2 2 + 2 2 6 आपका, फिर या तो +4 + 2 6 पूछ लेगा, जैसा हमने कहा ना, या तो 3 + 2 + 1 6 कर देगा, या तो 2 नंबर का 3 क्वेश्चन 2 + 2 + 2 करके 6 करेगा। वैसे ही पूछता है, क्योंकि डायरेक्टली 6 नंबर का पूछना होगा तो ज्यादातर 1 लाइनर क्वेश्चन में मार के फेंकता है वहां पर, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। मान के चलो यहाँ पर 6 है तो प्रैक्टिस करो ना 6 पे, बट एग्जाम में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि 4 नंबर वगैरह में ही पूछता है, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट उससे उसको एग्जामिनर को समझ में आ जाना होता है। तो बिजनेस के कौन से फीचर है जो आप लिख सकते हो? सबसे इजी हम आपको याद कराते हैं। सबसे नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नंबर 2 रेगुलर डीलिंग्स, ठीक है। नंबर 3 प्रॉफिट मोटिव। और बताइए जल्दी जल्दी क्या क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, रेगुलर डील्स, प्रॉफिट मोटिव हुआ। उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं? अरे भैया जाओ ना, अभी पढ़े थे जस्ट, रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। आपके लिए छोड़ रहे 2 पॉइंट। आप जाइएगा, बुक खोलिएगा, 6 पे प्रैक्टिस, हमेशा 6 पे प्रैक्टिस है। क्रिकेटर्स जो होते होंगे वो 160 की गेंद, 150 की गेंद पे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, भले ही मैच में 130 140 की गेंद आती है, वो बात अलग है, पर आप भी 6 पे प्रैक्टिस करो।
क्या मालूम 4 लिखने आए, 2 लिखने आए कि 3 लिखने आया, किस्मत बहुत अच्छा रहा तो कहीं 6 ही लिखने आ जाए। ठीक है, तो आंसर्स आपके बुक में दिया हुआ है। हम लोग यहां पर बेसिक आइडेंटिफिकेशन का काम करने वाले हैं। हमने पहला क्वेश्चन था करके ये फीचर्स भी आपको बता दिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस। भैया यहां पर तो केस स्टडी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम क्यों कहते हैं, कोई भी क्यों कहता है, कोई भी टीचर क्यों कहते हैं कि केस स्टडी का पहला सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, दैट इज द डाउट वे टू डील द केस स्टडीज। ठीक है, लास्ट लाइन एकदम क्लियर आ गया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस। क्यों बिजनेस में प्रॉफिट्स जरूरी है, आपको क्लियर एग्जांपल, आपको कोई भी चलो ना लेके चलते हैं, सिर्फ डिस्कशन कर देता हूं, लिखूं क्या, बुक में सारा दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 सर्वाइवल, पॉइंट नंबर 2 प्रॉफिट, पॉइंट नंबर 3 एक्सपेंशन और ग्रोथ। उसके बाद आपका आता है कस्टमर गुडविल, ठीक है, मार्केट स्टैंडिंग। जाओ ना, कितना पॉइंट चाहिए, 5 तो हमने बता दिया, और खोज लो। कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, आंसर्स तो आप ही को लिखना है। एक और सजेशन देता हूं, चलो सेकंड क्वेश्चन है, एक और सजेशन आता है एग्जाम के लिए। ऑलवेज रिमेंबर द हेडर्स। हेडर्स याद रखना है। कभी भी बीएसटी में कोई कुछ रटने बोले तो हेडर्स रट लो। ठीक है, कभी भी आंसर मत रटना। ये इतने, जिस क्वेश्चन का 6 लाइन का तो क्वेश्चन है, आंसर 3 पेज का होगा, तो 3 पेज याद कर लोगे क्या? ह्यूमन बीइंग हो आई गेस, तो वो नहीं होगा। होगा क्या, आप हेडर याद कर सकते हो। हेडर मतलब क्या, जैसे कि इसमें पूछा गया इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन अ बिजनेस, तो क्या क्या होगा? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, मार्केट स्टैंडिंग, गुडविल। ठीक है, ये आपका हेडर हो गया। अब इसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज सर्वाइवल, इसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रॉफिट, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज मार्केट स्टैंडिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन कि गुडविल कैसे रोल ऑफ प्रॉफिट, सर्वाइवल में प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है, प्रॉफिट स्टैंडिंग जब मार्केट की है तो क्या रोल प्ले करता है, गुडविल जो आपका है उसमें प्रॉफिट क्या रोल, मार्केट स्टैंडिंग में गुडविल क्या रोल, ग्रोथ में गुडविल का क्या, वो प्रॉफिट का क्या रोल, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो आप इन चीजों को याद कर लो ना, बाकी तो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, अगर आप ये याद कर सकते हो तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर, तो फिर वो भी क्लियर कर जाओगे। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में भी हमने बिना क्वेश्चन पढ़े इसका आंसर किया है। तो डराने के लिए, टाइम आपका निकालने के लिए इतना दिया जाता है, बट ध्यान से करना है कोई भी चीज। ठीक है, हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़ो, पढ़ने का भी कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी 4 अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट। यहां पर भी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत है ही नहीं, यहां पर ऊपर सिर्फ एक सरकमस्टांस दिया हुआ होगा इस वाला, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है और नहीं पढ़ना पड़ रहा है, बट इसके अलावा भी हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके लिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है तो चारों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक आधा में पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि पहली बात 4 अदर ऑब्जेक्टिव्स अदर देन व्हाट। ठीक है, तो नाउ जस्ट अज्यूम कि यहां पर अर्निंग प्रॉफिट हमारा, एक सेकेंड, जस्ट अज्यूम कि अर्निंग प्रॉफिट हमारा नहीं दिया हुआ होता। ओके, सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, तो कैसे पता करते, अब देखते हैं। ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड is a company engaged in production and sales of organic food products such as vegetables, cereals, packaged health foods. The company sources raw materials directly from the small consumers, farmers, provides them with training in organic farming practices, and ensures that fair prices for the produce. The finished products are sold to retail stores and online platforms across the cities. The management of Green Group focuses on producing safe, high-quality standards to meet health expectations of the customers. The company continuously invests in research and development to improve product quality and reduce environmental impact. It also provides safe working environment, regular training programs, performance-based incentives to its employees to improve efficiency, job satisfaction. Although Green Grow Organics earns profits from its operations, the management believes that the business is not only about earning profit. The company aims at customer satisfaction, employee welfare, environmental protection, and long-term growth.
इस क्वेश्चन में सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं बिजनेस के, मगर पूछा गया है कि विद द कॉन्टेक्स्ट अदर देन प्रॉफिट मोटिव क्या क्या हो सकता है। बहुत सारा है। आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ भी लिख सकते हो, या सोशल ऑब्जेक्टिव का, आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव का कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि 4 मांगा है, 4 ही लिखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका, आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी जैसा हमने कहा कि आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी लिख सकते हो, बट उसके पहले पहले इन्वायरमेंटल में कि ओवरऑल डेवलपमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद पर्सनल के ऊपर लिख दो अगर आपको मन करे तो। जैसे आपका आ जाएगा ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, चाहे सैलरी कंपनसेशन। सैलरी कंपनसेशन मतलब फेयर पे टू द एम्प्लॉयज। अगर आप काम उनसे 8 घंटे के बजाय 10 घंटे करा रहे हो तो यार 2 घंटा का उनको आपको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड एज फेयर पे टू योर एम्प्लॉयज। तो ये सब अदर ऑब्जेक्टिव दैन द प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जो अगर ये अर्निंग प्रॉफिट खाली नहीं होता तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया था, और आपके ऐसे ही क्वेश्चन आने के 90-95% चांसेस हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना। अब आता है, इन द लाइट ऑफ द अबव केस एक्सप्लेन हाउ कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 2 मिनट समय लीजिए, इस केस स्टडी को आप पढ़िए, क्योंकि यहां पर बोल रहा है इन द लाइट ऑफ अबव केस, तो आपको एक बार देख लेना है कि भाई पूछ क्या रहा है। ठीक है, एक बार देख लो। चलो मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप भी पढ़ लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको आप आगे बनाइएगा अपने से, खुद से इसको डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक होमवर्क क्वेश्चन भी है आपके लिए, जिसको आपका आना बहुत बहुत श्योर शॉट है, और बच्चे गलती कर देते हैं उस क्वेश्चन में, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक जैसा साउंड करता है लेकिन इसका आंसर बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। होमवर्क वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपको दे के जाऊंगा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी के अंदर का। ठीक है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। और भी वीडियोस आते रहेंगे, बट जस्ट लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा आपने देखा होगा स्विफ्ट कार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जिस पे बात कर रहा है। तो क्या ये सुनने में हिंड्रेंस वाला पोर्शन नहीं लग रहा? hindrance of place, hindrance of time, hindrance of people, hindrance of knowledge, hindrance of risk. तो this is the answer for the same portion of this book. ठीक है, कब क्या लिखना है ये मालूम होगा। How commerce plays an important role? A commerce plays a very important role in the transfer of goods and services by removing several hindrances. What are the hindrances? Please let us write it down. हिंड्रेंस और एड। ठीक है, क्या रहेगा? सबसे पहला हिंड्रेंस ऑफ टाइम, उसके बाद क्या आता है, कोई भी लिख सकते हो। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हम चलो 4 लेके ही चलते हैं। हिंड्रेंस ऑफ टाइम किससे दूर होता है? वेयर हाउस से। कैसे, वो बताता हूं। नॉलेज, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज कैसे दूर होता है? एडवर्टाइजिंग से। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे दूर होता है? ट्रांसपोर्ट से। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क कैसे दूर होता है? इंश्योरेंस से। एक आपको चीज बताई थी, पढ़ाई थी, भूल तो नहीं गए? BITWA, बिटवा। भूल तो नहीं गए? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। याद रखना है, ऑल द एड्स टू ट्रेड। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलो जब यही छूट गया खाली तो ये भी लिख देता हूं। ठीक है, हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस कौन दूर करता है? बैंक। ओके, ध्यान रखना है। नाउ हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे दूर करता है? वेयर हाउस, क्योंकि आप सारा सामान एक बार में बेच नहीं सकते। ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एट वंस कैन नॉट बी सोल्ड और कंज्यूम्ड एट वंस। सो नॉट सो कंसिडरिंग देम नॉन पेरिशेबल, कंसिडरिंग देम पेरिशेबल, हमें उसको टाइम चाहिए मार्केट में उतारने से पहले। पेरिशेबल गुड्स
कम समय के लिए रख सकते हैं वेयरहाउस में, नॉन पेरिशेबल गुड्स लंबे समय तक वेयरहाउस में रह सकते हैं। लेकिन अब मान के चलेंगे कोई भी कमोडिटी अभी ना कभी तो खराब होगी, लेकिन उसको संभाल के रखना पड़ता है मार्केट जाने से पहले। दैट इज वेयरहाउस, दैट इज द हिंड्रेंस ऑफ टाइम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। दूसरा आसान है हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हाउ विल पीपल नो अबाउट योर प्रोडक्ट? ठीक है, कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता चलेगा। हाउ विल योर प्रोडक्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हरियाणा में, गुड़गांव में आपका प्रोडक्ट बन रहा है, आपको बेचना है बिहार में, झारखंड में, कैसे इतना दूर का डिस्टेंस कवर होगा? ट्रांसपोर्टेशन विल प्ले द रोल हियर। फिर आता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में 10 प्रकार के, बहुत तरीके के रिस्क हैं, छोटे बड़े हर तरीके के रिस्क, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस हर जगह रिस्क है। उसको कैसे कवर करोगे आप? आएगा ना वहां पे आपका एक और एड जिसको हम कहते हैं आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कवर्स ऑल द रिस्क। ध्यान रखना है, इंश्योरेंस का डेफिनेशन में नहीं लिखना है इंश्योरेंस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द रिस्क। नो, इंश्योरेंस कैन नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम द रिस्क डायरेक्टली। इंश्योरेंस कैन कवर द लॉसेज अराइजिंग ड्यू टू द रिस्क्स। फिर आता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस या हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। कौन दूर करेगा? बैंक्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। इसी के साथ हमारा 4 केस स्टडी हुआ। एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है? Why profit maximization shouldn't be should be yes, the question is why shouldn't profit maximization be the sole reason of business? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों नहीं होता? आप बोलेंगे सर वही सोशल ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, सर वही पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं। नहीं, इसका आंसर वो नहीं होगा। अपने एनसीईआरटीज खंगालो, आप अपने टेक्स्ट बुक्स खंगालो, आपको मिलेगा इसका आंसर, ठीक है? और अगर इसका आंसर आपको मिल गया तो एक येस लिखकर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और जब हम लोग अगला वीडियो करेंगे तो इसका आंसर वहाँ पर ले करके आएंगे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अच्छा स्कोर करेंगे आने वाले समय में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्ग।